Good morning, children. So today we will continue with the topic, that is the relation between the kinetic energy and the de Broglie wavelength. Okay. So this was the relationship between lambda and kinetic energy. So now the next is one numerical, that if the kinetic energy of an electron increases by 44%, 5% change in its de Broglie wavelength. Okay. अगर काइनेटिक एनर्जी 44% से बढ़ जाती है तो परसेंटेज चेंज निकालना है इन इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ में. हमें पता है रिलेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2m के ही होता है. अब अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर बाई चांस 100 हुई, फाइनल कितनी होगी 144, क्योंकि 44% बढ़ा है. तो इनिशियल दैट इज इनिशियल वेवलेंथ कितना होगा h अपॉन 2m इंटू 100, और फाइनल कितना होगा h अपॉन √2m इंटू 144, क्योंकि 44% बढ़ गया. देन तो चेंज कितना होगा वेवलेंथ में, चेंज इन द वेवलेंथ होगा इनिशियल माइनस फाइनल. क्यों? क्योंकि फाइनल में आप डिनोमिनेटर में देखिए 144 नीचे बढ़ा है, तो लेमडा फाइनल क्या होगा, छोटा होगा. अगर डिनोमिनेटर में 144 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है देखिए, तो फाइनल वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी, यानी लेमडा इनिशियल माइनस लेमडा फाइनल. तो जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आंसर क्या आएगा h अपॉन √2m 1/60. ओके. अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बट चेंज इन द वेवलेंथ. चेंज कैसे निकालेंगे, यानी जो आपका आया अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. तो हमने यही करा, ये हमारा आया था देखिए, है ना. फिर ओरिजिनल हमने रखा दैट h अपॉन √2m इंटू 100, और फिर यहाँ 100 से इंटू कर दिया. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आएगा 16.66%, यानी दिस वॉज द एक्चुअली परसेंटेज ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ. नेक्स्ट इज दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक चीज़ ध्यान रखिए, जब बोर्स की थ्योरी आई थी तो उसने सिर्फ यही कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है. पर हमने देखा था डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ने प्रूव करा कि वो वेव नेचर भी होता है. अच्छा, यानी हमें पता है कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो अगर हम एक किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि माइक्रोस्कोपिक होगा, और वो अगर वो मोशन में हुआ, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो हमें पता है वो बहुत छोटा होता है, अगर वो मोशन में जा रहा है, बहुत तेज़ जा रहा है, तो हम अगर उस किसी पॉइंट पर अगर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों ही पता करना चाहें, तो बेटा एक साथ दैट इज साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली वो हम मेजर नहीं कर सकते. यानी दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. प्लीज़ रिमेंबर द टर्म मूविंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक, अगर हमने कर भी लिया, दोनों हमने अगर मेजर कर भी ली किसी भी मूविंग पार्टिकल की बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन, तो वो क्या होगा, गलत आएगा, यानी उसको कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा. तो बाई चांस अगर हम मोमेंटम में एरर हम देखते हैं, मोमेंटम पी से शुरू होता है, और जो चेंज होगा वो डेल्टा पी अगर हम एरर देखते हैं. अगर पोजीशन में हम एरर देखें तो दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एक्स. पोजीशन इज डिनोटेड बाय चिल्ड्रन डेल्टा एक्स. ठीक. सो द फॉर्मूला इज गिवन एज दैट इज डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई. बट हमने देखा था कि जो इसकी वैल्यू होती है इनके प्रोडक्ट की, दैट इज डेल्टा पी इंटू डेक्स, ये कभी कभी बड़ी भी आती है. सो द फाइनल फार्मूला विल बी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल अपॉन h अपॉन 4 पाई. ठीक. अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है दैट इफ़ द एरर इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.1 एंगस्ट्रॉम. अगर पोजिशन में 1.1 एंगस्ट्रॉम की एरर है, तो उसका मोमेंटम में एरर निकालना है. ठीक. तो डेल्टा एक्स क्या है, 1.1 एंगस्ट्रॉम. अब हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर. ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो द डेल्टा पी कितना होगा, डेल्टा पी आपका होगा वो आप निकालेंगे. फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई. अच्छा, अब x की जगह क्या रख दीजिए, 1.1 इंटू 10⁻⁻10. हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया है. ठीक. डेल्टा पी हमने निकालना है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई आप रख सकते हैं. तो यहाँ से क्या होगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी. एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो ग्रेटर इक्वल की जगह आप इक्वल भी रख सकते हैं. सेम थिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम ग्रेटर इक्वल ही रखें. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ p एंड x आर इक्वल. अगर एरर और p और x में एरर अगर बराबर हैं, तो हमें एरर निकालनी है डेल्टा p में. ठीक. तो नेक्स्ट हमारा इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई. तो डेल्टा पी अब क्या है, डेल्टा एक्स के बराबर है, तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रख दीजिए, फिर डेल्टा पी की वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज √h अपॉन 4 पाई. ठीक. नाउ मूविंग टू द लास्ट
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। क्योंकि बेटा हम जैसे जैसे आगे बढ़े हमने एक चीज़ तो नोटिस करी कि बोर्स की कुछ कुछ गलतियाँ तो थी। यानी उसने क्या कहा, वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को लेके बात कर रहा था। तो हम ड्रॉबैक्स उसके डिस्कस करेंगे, हम फेलियर्स नहीं कहेंगे क्योंकि काम अच्छा करा था उसने, ड्रॉबैक्स कह लेते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे वो छूट गया, उसके पॉइंट छूट गए। ओके, तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज So the first point is that Bohr model is valid only for single electron species. That means Bohr model क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही लगता है। यानी उसने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात करी थी। फॉर एग्जांपल He पॉजिटिव और Li2 पॉजिटिव, अगर आपको नोटिस है वो तो हमने लाइमन बार्मर जो सीरीज़ हमने पढ़ी थी स्पेक्ट्रल सीरीज, वो हमने हाइड्रोजन की तो पढ़ी थी। हमने ये तो कहा था कि बीकर के अंदर हाइड्रोजन गैस है ना। तो यानी हाइड्रोजन से आगे वो बढ़ ही नहीं पाया, वो बता ही नहीं पाया, जबकि उस टाइम हमने देखा था बहुत सारे नए नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। ठीक, तो ये पहला फेलियर था। दूसरा फेलियर था कि बोर ने इलेक्ट्रॉन कैसा मूविंग पार्टिकल कंसिडर करा था, जबकि डी ब्रॉगली ने क्या कहा, उसने कहा कि वेव की तरह भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, ना नेक्स्ट बोर ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बता दिया। उसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर कर दी, जो कि हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या थी, गलत थी। हम एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर अगर हम कर भी लें तो एक्यूरेट नहीं आती है। ओके, कैसे करिए आप देखिए, उसने क्या कहा था, उसका रेडियस निकाल के उसने पोजीशन बता दी। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की सेंटर के न्यूक्लियस से रेडियस नाप लें तो पोजीशन भी तो पता चल जाएगी। तो रेडियस ने क्या कहा था कि 0.53 n² एंगस्ट्रॉम, ये तो रेडियस था। वेलोसिटी उसने कहा कि भाई 2.18 10⁶ Z/n। आप ये प्रीवियस वीडियो में देखिए, हमारे सेकंड वीडियो में उसमें दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब मास ऑफ वेलोसिटी पता है तो सोचिए मोमेंटम पता चल गया, रेडियस पता है तो सोचिए पोजीशन पता चल गई। ठीक, तो यानी उसने क्या करा, उसने दोनों ही बता दिया, जबकि जो कि हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि ये मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट उसने बताया चिल्ड्रन कि स्पेक्ट्रल लाइंस दे शो स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो स्पेक्ट्रल जो लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, स्प्लिटिंग दिखाती हैं। कहाँ, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जो भी उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं हम, ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर स्प्लिटिंग दिखाएगा तो उसको क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ओके, ये रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर स्प्लिटिंग दिखाएगा तो उसे हम ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दिखाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम आया था। जो हमने स्पेक्ट्रम देखा था जो लाइमन बार्मर सीरीज़ का, वो एक्चुअली बाद में और जाके बाद में क्या होता है, उसकी फर्दर स्प्लिटिंग हो रही थी। तो वो ये नहीं बता पाया कि अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है, यानी बार बार उसकी स्प्लिटिंग और क्यों हो रही है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द failures of Bohr's model. In the next lecture we will start the quantum mechanical model, यानी अब बोर्ड्स के फेलियर के बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया था। ओके, थैंक यू।